नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। कांग्रेस और विपक्ष सहित कई राजनीतिक दलों ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे का अधिकार और पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन संशोधन विधेयक 2015 को लोकसभा में 9 संशोधनों के साथ 24 फरवरी को पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा में इस विधेयक को लेकर कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है सरकार को, जिसके पास वहां पर बहुमत नहीं है। सवाल यह है कि इन राजनीतिक दलों का ये विरोध सिर्फ ऊपरी सतह पर है या वाकई जिस तरह के अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसके बावजूद भी इस बिल में अभी भी इस तरह के जन विरोधी प्रावधान है जिसको लेकर विपक्षी दलों में चिंता है और सरकार के पास इसका कितना जवाब है। लेकिन विपक्ष के पास जिस तरह का विरोध हो रहा है विपक्ष के जरिए, उसमें कितनी राजनीति है और वाकई कितने सरोकार हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे खास मेहमानों के जरिए, जिसमें कि राजनीतिक दलों के नुमाइंदे भी हैं और खास जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेमचंद मिश्रा हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से और बीजेपी से हमारे साथ संबित पात्रा हैं, परंजॉय गुहा ठाकुरता हैं, एनालिस्ट हैं, जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान भी बहुत जल्द जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा, आप बताइए कि अमेंडमेंट्स हम जानते हैं तमाम सोच समझने के बाद, राय मशवरे के बाद किए गए, लेकिन अभी तक भी जो है विरोध खत्म नहीं हुआ है और जिस तरह का एक ऑल आउट विरोध करने की बात हो रही है विपक्ष के जरिए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए आरफा, आप भी जानती हैं कि अगर विरोध करने के लिए विरोध किया जाए तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता है। आपने भी अभी अपने प्रश्न में पहले भाग में यही पूछा कि अमेंडमेंट्स किया गया है। 9 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, उनके ऊपर वोटिंग भी हुई है, वो पारित भी हुए हैं और ये अमेंडमेंट्स वही अमेंडमेंट्स है जिनको कि विपक्ष के दलों ने रखा था और जो मेजर कंसर्न्स थे उनको इन अमेंडमेंट के माध्यम से हमने एड्रेस भी किया है। बड़ी बात यह है कि ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है जिसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार लेके आई थी और अब वो बिल का शकल ले रही है, उसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि किस प्रकार से एक बैलेंस अचीव किया जाए डेवलपमेंट और किसानों दोनों के लिए। और हमने खुद देखा था एनसी सक्सेना जो कि एनएससी के मेंबर थे, यूपीए के बहुत जाने माने एनएससी के मेंबर थे, उन्होंने खुद इसका स्वागत करते हुए कहा था कि जहां पहले का जो बिल था उसमें एक फाइल को 300 हाथों से होकर गुजरना पड़ता और कभी भी कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता, वहीं इस प्रकार के संशोधनों के आने के पश्चात अब यह संभव हो पाएगा कि ग्रोथ भी होगा और फार्मर को अपना उचित न्याय भी मिलेगा। लेकिन संबित पात्रा, जो सवाल पैदा हो रहा है वो ये कि जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, काफी कॉस्मेटिक हैं वो नेचर में, यानी कि शब्दों को घुमा फिरा कर सिर्फ पेश किया गया है। खासकर जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसमें एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है, एसआईए, उस पर काफी विरोध है लोगों का, और दूसरी बात जो है कंसेंट रिक्वायरमेंट जो है किसानों की जो खास प्रोजेक्ट्स के तहत जो है वो हटा दी गई है, उसको लेकर चिंता काफी गंभीर है। देखिए आरफा, जो सबसे मुख्य बिंदु जिस पे चर्चा भी हुई है और जिस पे कंसर्न है वो कॉन्सेंट क्लॉज को लेके है। आपने सच कहा, 5 ऐसे प्रावधान थे जिनको हमने कॉन्सेंट क्लॉज से बाहर रखा। नंबर 1, इसमें समझने की बात यह है कि ये पूरा विषय स्टेट के ऊपर निर्भर करता है कि स्टेट कॉन्सेंट क्लॉज लगाना चाहे या ना लगाना चाहे। मैं आपको एक चिट्ठी दिखाता हूं। ये चिट्ठी पृथ्वीराज चौहान जो कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने सबमिट किया था नितिन गडकरी जी को 7 जून 2014 में, जब ये 37 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की मीटिंग हुई थी। उन्होंने इसमें कहा है कि फर्दर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर आवर सजेशंस व्हिच आर अटैच्ड हियर विद रिमूवल ऑफ 80% कंसेंट व्हेन गवर्नमेंट एक्वायर्स लैंड फॉर इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन पर्पसेस। मेरे पास हरियाणा की भी चिट्ठी है। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने भी यही डिमांड की थी और कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस सभी मुख्यमंत्रियों ने उस बैठक में कहा था इस कंसेंट क्लॉज को या तो आप रिड्यूस करिए या इसे खत्म करिए और इसका अधिकार आप हमें दीजिए। एक फेडरल ढांचा होने के नाते खुद उस दिन प्रधानमंत्री ने भी कहा सदन के पटल में कि यह अधिकार हमने राज्यों को दिया है। और आपने देखा कि 1 हफ्ते पहले जब यही सवाल जयललिता जी से पूछा गया कि आपने स्टैंड क्यों बदल दिया, तो जयललिता जी ने कहा मैं बहुत प्रसन्नचित्त हूं कि जो अधिकार राज्य के होने चाहिए वो राज्य को दिए गए। अब राज्य निर्णय करेगा कि क्लॉज हटाना है या कंसेंट लेना है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, इस कंसेंट क्लॉज में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत जोर था। परंजय भाई बैठे हैं, आप दादा से पूछिए। दादा ने मुझसे कहा था कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत तो किसी को भी आप फायदा दे सकते हैं। हम अब तो वो क्लॉज डिफाइन कर दिया, हमने हटा ही दिया। तीसरा था कि आप जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको डिफाइन करिए। हमने डिफाइन कर दिया, 1 किलोमीटर इस तरफ 1 किलोमीटर उस तरफ। पहले आप कहते थे पता नहीं कितने एकड़ों जमीन ले लेंगे। सब कुछ डिफाइन कर दिया गया है, कुछ भी एम्बिग्युइटी नहीं रखा गया। जी ठीक है। प्रेमचंद मिश्रा जी, सब कुछ थ्रेडबेयर बता रहे हैं,
पूरी तरीके से उधेड़ के संबित पात्रा कन्विंसिंग लग रही है उनकी बात क्या आपको? देखिए, ये कंट्राडिक्टरी बातें हो रही हैं। जब पिछली यूपीए सरकार ने 119 साल पुरानी कानून को हमने जब बदला था, तो मकसद था कि हम किसानों से जबरन भूमि अधिग्रहण की जो परिपाटी चली आ रही थी उसको रोकना चाहते थे और किसानों को उचित समय पर उनका मुआवजा, उनके पुनर्वास, सारी चीज़ों को उसमें सुनिश्चित करना चाहते थे। उस समय इन्हीं के नेता सुषमा जी ने, अरुण जेटली जी ने, दोनों हाउस में जो भी अपने अमेंडमेंट्स दिए थे उसको स्वीकार किया गया था और ये कानून बना था, बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था। एक प्रश्न आज ये है कि आखिर क्या वजह हो गई कि सरकार में आने के 9-10 महीने के बाद ही बीजेपी ने अपने उन तमाम अमेंडमेंट्स को जो उन्होंने दिए, जो स्वीकार किए गए, जिस कानून को उन्होंने सपोर्ट किया, कानून बनाने में, आज उन्होंने क्यों बदला? मैं राज्य सरकारों का जिक्र कर रहे हैं, संबित कह रहे हैं, ये लेटर्स पढ़ के बता रहे हैं कि ये तो राज्य सरकारों की मांग थी, हम क्या कर सकते हैं और अभी भी अधिकार उनके पास वो इसमें भी डाइवर्ट कर रहे हैं। वो ऑलरेडी उसमें प्रोविजन है। यह कानून राज्य सरकार के ऊपर थोपा नहीं गया था, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर की चीज़ थी कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या आप नहीं करते हैं। ये कानून बना था और फूड सिक्योरिटी में भी ये प्रोविजन था। पॉइंट क्या है कि आज जिस पृथ्वीराज चौहान जी की चिट्ठी या हुड्डा जी की चिट्ठी को लेकर ये इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, आज तक तो उनके सारे कदमों का ये लोग विरोध करते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आज फिर से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्या वो अधिकार नहीं मिल जाएगा कि आप किसी भी किसान की ज़मीन को आप ले लेंगे और फिर वो घूमता रहेगा, टहलता रहेगा? तो पूरा मकसद है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए इस कानून में एकाएक बदलाव किया है, जिस कानून को उन्होंने खुद बनाने में मदद की थी 10 महीने पहले। तो देश की जनता ये जानना चाहती है आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने यू टर्न लिया है ऐसे मामलों में। यह निश्चित तौर पे किसान विरोधी है। फिर से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ताकत देगा और फिर से जबरन भूमि अधिग्रहण होगा जो किसानों को हर तरह से उनको नुकसान पहुंचाए। प्रेमचंद मिश्रा जी, वापस आऊंगी और एक एक प्रोविजन पे आपसे बात करूंगी कि आखिर दिक्कतें कहाँ हैं। परंजय कुमार ठाकुर, आपने काफी काम किया है इस मुद्दे पर, मुझे ये बताइए कि फिलहाल एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से राजनीति को थोड़ा दूर हटकर अगर देखा जाए तो किस तरह से आपको इसमें ऑब्जेक्शंस नजर आते हैं, या वाकई आपको लगता है आपका नाम लेकर वो कह रहे हैं कि आपको बहुत समस्या नहीं है? संबित जी बहुत चीज कह रहे हैं मगर बहुत चीज नहीं कह रहे, ये भी वास्तव है। देखिए, इसमें राजनीति आ जाते हैं, मगर ये जो कानून जो 2013 में भारत सरकार, दोनों लोकसभा राज्यसभा ने इसको पास किया, इसके पहले काफी सालों से चर्चा चला और अभी अभी जैसे मिश्रा जी ने कहा बहुत सारे अमेंडमेंट्स तो उस समय मान गया। ये भूलिए मत, आज जो लोकसभा का स्पीकर जो है सुमित्रा महाजन जी, उनके नेतृत्व में एक सांसदीय समिति ने बारीकी से हर क्लॉज के ऊपर चर्चा किया, साल भर लगातार चर्चा हुआ, उसके बाद ये नया कानून आए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि 1-1.5 साल के अंदर अचानक आप कह रहे कि महाराष्ट्र सरकार कुछ कह रहे, हरियाणा सरकार एक चीज और, ये संबित पात्रा जी आप ये भी सुन लीजिए, महाराष्ट्र सरकार का ये 80% नहीं होना चाहिए, हरियाणा सरकार कह रहे, हुड्डा जी का सरकार कह रहे कि ये भी 80% होना नहीं चाहिए। ये नहीं कहा कि ये को हटा दीजिए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। दूसरी बात ये है, देखिए ये अध्यादेश लागू करने की क्या जरूरत था? 23 दिसंबर आप कह रहे, 31 दिसंबर अगर हम लागू नहीं करते, 13 और कानून है, जैसे परमाणु ऊर्जा का जो इस्टेब्लिशमेंट, एटॉमिक एनर्जी, राजमार्ग बनाने के लिए, मेट्रो रेलवे बनाने के लिए, आपका वो अलग अलग तरीका से प्रोजेक्ट जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट बनाने के लिए, इसको ये 13 कानून हम इस जो भूमि अधिग्रहण का कानून के साथ ले, ठीक है, मान लिया मैं आपका बात, मगर वहां पे तो आपने नहीं रुका। आप पूरा जो कानून का चरित्र चाल सब कुछ बदल दिया अचानक और रात आप कह रहे कि हम वही 120 साल पुराने जो कानून थे, जो ब्रिटिश जमाने का था, लैंड एक्विजिशन एक्ट, वहीं पे आप वापस चले जाते हैं 1894 के एक्ट में। मेरा कहना यह है कि आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में नहीं है। तो आप क्या एक ही रास्ता है ज्वाइंट सेशन करने के लिए? आज आप जो कह रहे हैं, जो 9 आपने अमेंडमेंट माना, शायद और भी आपको मानना पड़ेगा। ये पहले से आपने क्यों नहीं किया? ये अध्यादेश लागू करने का कारण क्या था? बिल्कुल। और मैं आखिरी एक चीज और कहना चाहता हूं, सबसे बड़े जो विवादित इस विषय है आरफा, ये मुआवजा के बारे में। आप कह रहे ये किसान विरोधी नहीं है,
क्योंकि किसान का हम 2 से 4 गुना हम जी मुआवजा दें। ठीक है परंजय, वापस आते हैं हम और अभी संबित पात्रा का भी रिएक्शन लेंगे। उससे पहले हमारे साथ हरवीर जी भी जुड़ गए हैं, हरवीर सिंह जो कि moneyभास्कर.com से हैं। हरवीर जी ये बताइए कि फिलहाल परंजय ने जिस तरह से समझाने की कोशिश की है, आपको और कौन से प्रोविजन है जो आपको लगता है कि मेजोरिटी की वजह से अभी लोकसभा से तो मामला निकल गया है लेकिन राज्यसभा में बुरी तरह फंस सकता है? क्या आपको ये लग रहा है कि वाकई विपक्षी दलों के पास भी एक ही मौका है अकेला ऐसा जिसपे कहीं ना कहीं एक पब्लिक मोबिलाइजेशन हो सकता है और वो मौका वो नहीं छोड़ सकते? क्या वाकई आपको जेन्युइन कंसर्न्स नजर आ रहे हैं या फिर राजनीति है? दोनों बातें हैं। देखिए, कोई भी अपोजिशन होता है, अगर इतना ज़बरदस्त मैंडेट लेकर के कोई सरकार में आई है पार्टी, उसको अगर वो पॉलिटिकली एक कॉर्नर कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया मौका उनको क्या मिलेगा जिसमें देश की इतनी बड़ी आबादी सीधे जुड़ी हुई है। ठीक है। दूसरा मसला ये है कि इसको लेकर के जैसे परंजय ने भी कहा, इतनी क्या जल्दबाजी थी। और मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है, टू बी फ्रैंक, कि छोटू राम जी इस देश में किसानों के इतने बड़े नेता हुए हैं और उन्होंने किसानों के लिए इतना बड़ा काम किया, और जिस कानून को लेकर के इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप जाइए इलाकों में, हम तो जाते हैं किसानों के बीच में, और उनका इतना विरोध हो रहा है, और उसको जो प्रस्ताव संसद में रखा उस कानून को बदलने का, उनके एक नाती ने रखा, तो ये एक अपने आप में बड़ी विडंबना है। मैं सिंबॉलिकली मैं इसको ये कहूँगा। हालांकि वो अपना वीरेंद्र सिंह जी उसको काफ़ी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये किसानों के हित में है। अगर किसान हित में इतना है तो शायद इतना विरोध नहीं होता। और सिर्फ क्यों, सिर्फ सरकार ही नहीं, इनके सहयोगी दल स्वाभिमानी निषेधकारी संगठन, उन्होंने तो संसद में विरोध किया, शिवसेना ने विरोध किया। लेकिन हरवीर जी, कई लोग तो यहाँ तक दलील दे रहे हैं कि अगर जितनी बातें कही जा रही हैं मानने के लिए, अगर मान लिया जाए तो वाकई इतने रोड ब्लॉक्स हो जाएंगे कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या बाहर से आने वाली कंपनियां, सवाल ही पैदा नहीं है कि वो आगे जमीन एक्वायर कर सकें। अगर कॉर्पोरेट हाउस ही तय करेंगे स्मूथली रनिंग देश की व्यवस्था का, तो फिर तो कोई चर्चा करने की जरूरत है ही नहीं। परंजय बैठे हैं, इस देश में कंपनी कानून जो है 1956 का, उसको बदलने में 15 साल लग गए। देश का कौन विद्वान नहीं था, कौन जे ईरानी से लेके और कितने लोगों ने की कमेटी बनी तब वो कानून बना। जैसे ही कानून संसद में पास हुआ और उसको सख्ती के प्रोविजन उसमें सारा कॉर्पोरेट जगत आज आ गया कि कंपनी कानून बदल दो, आप ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बदल दो। इसमें मुआवजे का जो प्रोविजन है उसको लेकर आपका क्या कहना है? मुआवजे को लेकर के देखिए, अभी भी इसमें ये तो कहा गया है कि 2 गुना और 4 गुना क्या व्यवस्था है, लेकिन उसमें और ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जो सर्कल रेट है उसको लेकर के बार बार सवाल उठते रहे हैं। क्योंकि सबको पता है इस देश में कि हमारे यहाँ जो ट्रांजैक्शन होती है स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए, वो दर काफ़ी कम होती है। मेरा मानना है कि आप ओपन ऑक्शनिंग कराइए ना, जिस कॉर्पोरेट को ज़मीन चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप पहले से आपने ये क्यों नहीं देखा कि इतना SEZ के नाम पर इतनी ज़मीनें इकट्ठा की गई, उसका क्या इस्तेमाल है? आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, मेक इन इंडिया हमें लाना बिल्कुल जरूरी है। आपको एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ जाना ही जाना है। आपको किसानों को एग्रीकल्चर से निकाल करके दूसरे व्यवसाय में ले जाना है, क्योंकि वहां पर उतनी इनकम नहीं हो सकती और जीवन नहीं सुधर सकता। संबित पात्रा, सवाल का ये है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब जमीनें जो पहले से अवेलेबल हैं उनका ऑडिट क्यों नहीं होता और उन्हें इंडस्ट्रियल आरफा, सभी के सवाल मेरे से है और मुझे ज्यादा बोलने का मौका मिलना चाहिए। परंजय जी आपको जरूर मिलेगा, मगर जो हरवीर जी कहा, मैं 2 चीज जोड़ना चाहता हूँ। अभी जैसे हरवीर जी ने कहा, मुद्दा क्या है कि आप भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं, जिसका जमीन आप खरीद रहे हैं उसका अनुमति लेके कर रहे हैं, और उसके बाद ये मुआवजा का जो पॉइंट इन्होंने अभी आप जानबूझ के सर्कल रेट कम रखते हैं, क्यों लोग स्टैम्प ड्यूटी नहीं देने चाहते। तो अगर 100 रुपया किसी जमीन का कीमत है, आप दिखा रहे हैं कागज में 20 रुपया या 25 रुपया, आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा काला धन में ऊपर नीच होता है, आप भी जानते हैं, जो खरीदते हैं वो जो बेचते हैं। तो अगर सचमुच अगर 2 से 4 गुना भी दे दिया तो जो किसान है उसको मार्केट रेट ही मिल रहा है, मार्केट रेट से तो ज्यादा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये सारे ट्रांजैक्शंस जो है ये काले धन। और उन्होंने जो SEZ के बारे में कहा, देखिए 8 साल लगा ये SEZ कानून, आपका सरकार ने, UPA सरकार ने बनाया, मगर CAG का रिपोर्ट कह रहे हैं कि अभी भी 40% जमीन उसको इस्तेमाल भी नहीं किया गया। जी। तो बहुत से कारण से आपका प्रोजेक्ट नहीं जी हाँ, सवाल है कि संबित पात्रा के पास। संबित, आपने इन दोनों की बातें तो सुनी, बल्कि तीनों लोगों की बातें सुनी। मेरे भी कई सवाल हैं आपसे इनके सवालों के अलावा। पहली बात तो ये है कि जो स्पेशल कैटेगरी है उसको लेकर बहुत चिंता है कि आखिर कैसे डिफाइन किया जाएगा स्पेशल कैटेगरी को, जिस तरह इसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात है। खासकर जिक्र इस बात का हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो सरकार के पास पहुँच जाएगी, उसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसको लेकर भी है कि
आपकी सरकार ने ये कहा है, एनडीए सरकार ने ये कहा है कि एम्प्लॉयमेंट होगा, कि हर अफेक्टेड जो हाउस होल्ड है उसके उनके लोगों को, हर एक आदमी को आप नौकरी देंगे, लेकिन वो कैसे देंगे? बिना सोशल असेसमेंट के, बिना सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के आपको अंदाजा ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। पहली बात है, जहां तक सोशल असेसमेंट का सवाल है, इसमें आऊं इससे पहले जो मुआवजा के ऊपर 2-3 सवाल पूछे गए, मेरे पास वो ऑर्डिनेंस की कॉपी है। इसमें 11 जो संशोधन है, वो 11 संशोधन मेरे सामने खुले हुए हैं। इन 11 संशोधनों में कहीं भी पुराने वाले क्लॉज को, अर्थात जो मुआवजा या कंपेंसेशन वाला क्लॉज है, उसको छेड़ा नहीं गया है। इसलिए मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता है कि मैं मुआवजा के ऊपर उत्तर दूं, क्योंकि 2013 में आप लोग खुश थे उस मुआवजा से, वही मुआवजा कंटिन्यू है 2 और 4 अर्बन और रूरल में, और मार्केट रेट के हिसाब से है। और जहां तक कंसेंट का सवाल है, मैं आपको याद दिलाऊं एक शब्द जो अरुण जेटली जी ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि स्टेट्स आर फ्री टू प्रैक्टिस the consent clause within their states if they want to keep away from competitive federalism. अगर आप प्रतिस्पर्धी संघीय ढांचा से बचकर अपने राज्य में कंसेंट लागू करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो लोग आज अपोज कर रहे हैं वो अपने स्टेट में जरूर लागू कर सकते हैं। मगर उन्होंने यह भी कहा था शायद कोई भी राज्य लागू नहीं करेगा, कांग्रेस राज्य क्यों लागू नहीं करेगा? क्योंकि उन्हें पता है वो दे आर अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, आगे बढ़ना है और प्रतिस्पर्धा का युग है, बाकी स्टेट से आगे निकलना है। दूसरा, अब देखिए, आपने कहा कि जो कंसेंट क्लॉज है, एक सेकेंड मैं उत्तर दे दूं, उसके बाद आप जरूर पूछिएगा। जो 5 विषयों को हमने अलग रखा है कंसेंट से, बहुत सुंदर उदाहरण दोनों अरुण जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन के पटल पे रखा। मैं दोनों उदाहरण आपको देता हूं। नंबर 1, आपने डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट लगानी है, फॉर इंस्टेंस आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट लगानी है, जो कि लगानी है। अब उसके लिए आपने कंसेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अर्जेंसी क्लॉज में था, वो डिफेंस क्लॉज में था नहीं कंसेंट वाला। तो आपने अगर लगाना है तो कंसेंट लेना है। कंसेंट लेना है तो किस कारण से आप जमीन चाहिए वो आप डिक्लेयर करेंगे, अर्थात आप लिखित रूप से पाकिस्तान को बताएंगे कि फलाने गांव के फलाने जगह। मैं ऐड करता हूं समित जी, बोलेंगे कि ये जो आप बता रहे हैं ना डिफेंस वाले में, मैं पूरा कर लूं, आप जरूर बोलिएगा। एक मिनट सुन लीजिए, ये आप गलत बोल रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं। ये तमाम चीजें, वो पुराने जो कानून हमने बदला उसमें सब कुछ था कि इसको उससे अलग रखा गया है। बाकी जो उद्योग धंधे लगाने, नहीं, इसको सुधार लीजिए। आप गलत बात कह रहे हैं, गलत तथ्य गलत है या सही है, मेरे बोलने के बाद आप बोले तो बेहतर रहेगा। जब आप लोग बोलते हैं तो हम कभी भी बीच में नहीं बोलते हैं। जब आप मैं एंकर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एंकर कंसेंट से करेंगे। अगर 70-80% लोगों का कंसेंट नहीं होगा तो आपका डीएम जाएगा, उनका जमीन ले लेगा। जी ठीक है, चलिए आप इसका कोई मतलब नहीं बता रहे हैं। आप ये बताइए, एक चीज और, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिस कानून को बनाने में आपने 10 महीने पहले सपोर्ट किया और आप चाहती हैं कि मैं दूसरों को इंटरप्ट ना करें, तो आप उस प्रकार से एंकरिंग करें जिससे बायसनेस ऑफ प्रोग्राम ना दिखे। समित, अपनी बात पूरी करिए कि मैं किसी को भी इंटरप्ट नहीं करता हूं। हाँ, नंबर 1, अब देखिए डिफेंस वाले विषय में पूरा विषय अर्जेंसी क्लॉज में रखा था 2013 के कानून ने। अर्जेंसी क्या होता है? अर्जेंसी तब होता है जब युद्ध छिड़ जाती है। आपको न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट लगाना है तो क्या युद्ध छिड़ने के बाद आप न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट लगाएंगे या उससे पहले आप न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट लगाएंगे? स्वाभाविक है आप पहले लगाएंगे। पहले लगाएंगे, अगर 80% जनता का कॉन्सेंट लेंगे, कारण डिक्लेयर करेंगे, तो लिखित रूप से पाकिस्तान को देंगे कि कहां पे आप न्यूक्लियर इंस्टॉलमेंट लगा रहे हैं। नंबर 2, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि इरिगेशन के लिए लैंड नहीं होगा। जयराम रमेश जी ने खुद माना था कि हां इसमें त्रुटियां रह गई, और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि हमसे भी गलती हुई कि हमने उसे अच्छे से पढ़ा नहीं, कि इरिगेशन के लिए जमीन मुहैया कराना लगभग नामुमकिन था। रूरल हाउसिंग हो या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो, क्या ये विषय सबके लिए आवश्यक नहीं है? वापस आना होगा तीनों पैनलिस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल और हॉस्पिटल, तीनों पैनलिस्ट कुछ कहना चाहते हैं और हमने उसको निकाल लिया है। स्कूल और हॉस्पिटल समित में एक-एक करके सबकी असहमतियां लेती हूं। पहले प्रेमचंद जी आप बताइए। देखिए, ये 2-3 चीजें बहुत घुमा फिरा के कह रहे हैं। एक तो हमारे प्रधानमंत्री को ये कोट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया था।
नंबर 2, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, देश की जनता यह जानना चाहती है। नो, आप सुनिए ना, प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया था सुनिए संसद में। अब आप फिर आप मेरा अनुसरण क्यों कर रहे हैं? अभी तो आप ज्ञान बघा रहे थे कि आप डिस्टर्ब नहीं करते। नहीं, प्लीज सुन लीजिए, आप बड़े विद्वान आदमी, सुन लीजिए हम लोग की बात। नहीं, हम जैसा को तैसा करते हैं। ठीक है, नहीं, आप सिर्फ ये बताइए, आप सिर्फ ये बताइए कि जिस कानून को बनाने में और आपके अमेंडमेंट्स को स्वीकार करके आपने सपोर्ट किया था, 10 महीने के बाद उसे बदलने की जरूरत क्यों आ गई? क्या आप इस देश के पूंजीपतियों को सिर्फ लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा नहीं कर रहे? नंबर 1। नंबर 2, सुनिए, उसमें यह भी प्रोविजन था, अगर कोई लैंड एक्वायर होता है तो वहां रहने वाले, रेहड़ी वाले, चाय दुकान करने वाले, इस तरह के लोगों को भी बसाया जाएगा, उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। वो इसमें नहीं है। फिर कोई ऐसा लैंड जो एक्वायर हो जाता है और 5 साल तक अगर कोई उसकी यूटिलाइजेशन नहीं होती है तो उसको वापस करने का प्रोविजन था, उसको आपने खत्म कर दिया है। तो एक बार आप किसी का जमीन ले लेंगे और उस पर काम नहीं होगा, फिर भी उसको वापस नहीं मिलेगा। ये एंटी फार्मर स्टैंड है। आप किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस देश के गरीबों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने। लेटर जमीन वापस होगी, लेकिन हरवीर सिंह भी कुछ कह रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आपकी जवाबदेही इस कार्यक्रम में ज्यादा है, जाहिर है सरकार में आप ही की पार्टी है। हरवीर जी भी कुछ कह रहे हैं। नहीं, मेरा एक तो ये कहना है कि बेसिक सा सवाल है कि ये इतना जो अर्जेंसी है और इतने तमाम सारी बातें हुई हैं, और अब तो जॉइंट सेशन वाली नौबत आने की बात हो रही है कि इस देश में हमारा एक ही तो मकसद है कि हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करें, उसके लिए हमें ज़मीन चाहिएगी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिएगी। पहले तो रूरल हाउसिंग के लिए अभी तक तो जितनी भी योजनाएँ हैं वहाँ पे अगर खुद की उसका ज़मीन है उसके नाम में, उसी के ऊपर सरकार की तमाम सारी स्कीम्स में उसको मदद मिलती है। अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बड़ा तो हमने तो देखा नहीं है। दूसरी ये है कि जो रोज़गार मिलता है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, खुद सरकार के तमाम सारे बड़े अधिकारी या पूरा आंकड़े इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा जितना बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो मुश्किल से 3-4% लोगों को रोज़गार देता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर और MSME, आपका मैन्युफैक्चरिंग में मैक्सिमम रोजगार तो आपको वहां से आता है। उसको तो कहीं कहीं एकड़ जमीन चाहिए नहीं। MSME तो आपके छोटे प्लॉट्स और इंडस्ट्रियल एरियाज में काम करता है। उसके लिए तमाम सारे, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, अगर आपको एक उजाड़ इंडस्ट्रियल एरिया दिखाई ना पड़ जाए, अरे आप पहले वो सारी चीजें दुरुस्त कीजिए ना। अब इतना, जहां तक डिफेंस के इंस्टॉलेशन की ये लोग बात कर रहे हैं, डिफेंस प्रोडक्शन वर्ड यूज किया गया है, और डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होनी है क्योंकि वो अलाउ कर दिया है, उनको वो चाहिए की जगह। तो अब मेरा मानना ये है कि उसके लिए आपको, ऐसा तो है नहीं कि जैसे इन्होंने कहा कि साहब पाकिस्तान को बता दें और बॉर्डर में, इतना एक्सट्रीम क्यों ले जा रहे हैं इशू को? इशू वो नहीं है, इशू मैन्युफैक्चरिंग का है, और उसके लिए आपको ये इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से उसको घुमाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार फिर भी यही बात हो रही है कि कंसेंट अगर किसान का नहीं है, कंसेंट का, आप ठीक है, आपको 80% गलत लग रहा था, आप उसको 50% तो कर दो। और इसमें समस्या ये भी है कि जो मल्टी क्रॉप जो इरिगेशन भी रेज किया था, मल्टी क्रॉप इरिगेटेड जो लैंड है उस पे भी कोई वो नहीं है। मल्टी क्रॉपिंग लैंड का ये था कि उसको नहीं एक्वायर करेंगे। आपके देश में मुश्किल से 40% इलाका ऐसा है जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज है, वहीं पे मल्टी क्रॉपिंग ज्यादातर होती है। जो रेनफेड एरिया है वहाँ तो सिंगल क्रॉप लैंड आपकी ज्यादातर है, तो उसको भी आप, जो पहले से ही आपके पास कम होती जा रही है जगह, उसको भी आप कम करेंगे। अभी आप देख लीजिएगा कि आपका खरीफ में प्रोडक्शन कम हुआ है क्योंकि बारिश अच्छी नहीं हुई थी। अभी पिछले 10 दिन से 15 दिन से जो मौसम जिस तरीके का है, किस तरीके से उसने फसलों को बर्बाद किया है, तो ये आप जमीन जो आपकी बेहद उपजाऊ जमीन है, उसके बारे में तो हमें विचार करना ही नहीं चाहिए। देश में समित पात्रा, इसके अलावा ये तमाम सवालों के अलावा जो राजनीतिक सवाल है वो ये भी है कि जो आपके अपने सहयोगी हैं वो भी इतने नाखुश हैं। अगर वाकई ये इतना परफेक्ट जो है वो बिल होता, सहयोगी नहीं, हाँ, आप भारतीय किसान संघ से की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम जिक्र कर लें महाराष्ट्र का, हम जिक्र कर लें तो शिवसेना नाराज है। हम जानते हैं आपके रिश्ते पहले ही काफी रॉकी चल रहे हैं। पंजाब में हम जिक्र करें तो शिरोमणि अकाली दल जो है वो जाहिर है पूरी तरीके से कृषि प्रधान पूरा प्रदेश है, बेशतर लोगों की जो रोजी रोटी है वो कृषि पर निर्भर है। तो अगर ऐसा होता तो वो सहयोगी क्यों परेशान होते? समित जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं, जो दोनों हमारे पैनलिस्ट नहीं, मैं बहुत सारे सवाल मैं पहले से जवाब दे दूं, उसके बाद मैं जरूर जवाब ले लूंगा। मैं पहले जितने सवाल आए हैं उसके जवाब दे दूं। नंबर 1, पहले अभी प्रेमचंद मिश्रा जी ने कहा कि इनके समय में जो 2013 में कानून आया था उसमें था कि 5 साल के बाद जमीन वापस कर दी जाएगी, और अब जमीन वापस नहीं की जाएगी। तो तथ्यात्मक रूप से मैं उनको सही कर दूं, करेक्ट कर दूं, हाँ, संशोधन हुआ है, और संशोधन में लिखा गया है 5 years और
द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज लेटर, अर्थात 5 साल में या तो अगर कंप्लीशन नहीं होता है, जितने समय तक कंप्लीशन नहीं होता है मगर वापस किया जाएगा, इसमें अरुण जी ने भी बड़े अच्छे रूप से स्पष्टीकरण दिया है कि डीएम तय करेगा, वो उसको 15 साल पहले लिख करके दे देगा। एक सेकंड बीच आप गलत ना कह रहे हैं। आप मैं पढ़ दूं क्या? आपके पास कॉपी है? नहीं गलत कह रहा हूं। कौन सही कह रहा है? अभी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं ना। आप निकालिए, आप अपना ऑर्डिनेंस निकालिए, मैं अपना निकालता हूं। मैं बिल नहीं निकाल रहा हूं ना, मैं बिल दिखा रहा हूं आपका। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं आपको बिल नहीं, चलिए आरफा 9 नंबर ऑर्डिनेंस, मैं तो चाहूंगा कैमरा भी जूम करके दिखाए। 9 नंबर देखिए जो प्रावधान है, इन द प्रिंसिपल एक्ट इन सेक्शन 101 फॉर द वर्ड्स अ पीरियड ऑफ 5 years, the words a period specified for setting up of any project or for 5 years whichever is later। अब कांग्रेस के प्रवक्ता सच बोल रहे हैं या मैं सच बोल रहा हूं? मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा जूम करके 9 नंबर को दिखाया जाए। राज्यसभा टीवी है, कानून क्या है? यहाँ झूठ नहीं रहा है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, समित जी वो कहते हैं कि devil lies in the details। हरवीर कुछ कह रहे हैं इसी बात पर, इसी क्लॉज पर कुछ कह रहे हैं। दो बातें नहीं हरदीप जी कहेंगे, मैं पहले जवाब दे दूं, मैंने सबको नहीं आई एग्री, आप कह रहे व्हिचएवर इज लेटर नॉट अर्लियर। दूसरे ये है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेगा। दूसरी बात ये जो सबसे इसमें कहा गया, अगर किसान नाराज है और वो नहीं देना चाहता भूमि, पहले ये था उसकी सहमति जरूरी थी, अब ये था कि अगर पैसा डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में जमा हो गया, किसान तक नहीं भी पहुंचा, तो भी मान लिया जाएगा कि उसको मुआवजा मिल गया। चलिए तो ये आखिरी मिनट मेरे पास बचा है, पर छोटा सा सवाल, संबित जी इतना जल्दी क्या था? आप क्यों 30 दिसंबर अध्यादेश लागू करने? आज आप विरोधी दल से बात कर रहे हैं, आप 10 लोगों से बात कर रहे हैं, आप अब कह रहे हैं कि हाँ अमेंडमेंट तैयार करने के लिए राजी है, आप ज्वाइंट सेशन की बात भी कर रहे हैं। भारतवर्ष के इतिहास में 3 बार ज्वाइंट सेशन हुई है जो कानून बदलने के लिए। एक नेहरू जी के समय से दहेज के ऊपर, एक मोरारजी भाई के समय से, उस समय भी कोई बैंकिंग सर्विस कमीशन, और एक वाजपेयी जी के समय में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। तो ये क्या इतना जरूरी है कि आप पहले से लोगों से बात नहीं किया, आप अचानक बस खत्म करना होगा। संबित आखिरी एक शब्द में, एक लाइन में जवाब दीजिए, शब्द तो मुश्किल होगा। देखिए एक लाइन में जवाब देना तो यही कहूंगा, देश बदलना है तो जल्दी में ही बदलना पड़ेगा। 65 वर्षों में जिस प्रकार से देश का हाल हुआ है, ऐसे ही छोड़ देंगे तो देश बदलने वाला नहीं है। ठीक है समित पात्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने से देश नहीं बदलेगा। प्रेमचंद मिश्रा आपका भी शुक्रिया, परंजॉय गुहा ठाकुर था, हरवीर जी आपका भी शुक्रिया। जिन सवालों की बौछार जिस तरह से हो रही है फिलहाल, जो प्रमुख हमारे सत्ता में दल हैं बीजेपी, उनके नुमाइंदे पर इससे पता चलता है कि वाकई कम से कम इस मुद्दे पर सरकार की काफी जवाबदेही आने वाले दिन बहुत मुश्किल नजर आ रहे हैं। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।